दिल्ली गैंगरेप के बाद कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये भी किए गए कि क्या गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, लेकिन इस मामले का जो छठा आरोपी है वो नाबालिग होने की वजह से सख्त सजा से बचता दिख रहा है। और ऐसे में पूरे देश में लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, तमाम तरह के सवालात भी हैं। कुछ लोगों की इस पर क्या राय है जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाताओं ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बसने हुए गैंगरेप के बाद जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारे देश में कई सारे सवाल उठे, वही अब आरोपियों को धर दबोचने के बाद उनको क्या सजा हो, इसको लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल है जुवेनाइल कानून को लेकर, क्या इस कानून में बदलाव लाना चाहिए? आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जुवेनाइल जो कानून है उसमें बदलाव लाना चाहिए? क्या जो ये उम्र है जो तय करती है कौन नाबालिग है और कौन बालिग है, क्या ये 18 से घटाकर अब 16 कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? ने जो बड़ा लोग जैसा काम किया है वो गलत है पूरे, उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बहुत गलत है उसके साथ, और जो कानून है उसको पूरा बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नाबालिग को सजा ना मिलना ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब लड़की पे रेप होता है तो उसकी उम्र कोई नहीं पूछता। आजकल तो छोटे बच्चों से लेडीज तक ऐसे सब कुछ होता है, तो लड़कों को क्यों छूट दी जाए? लड़कों को छूट देनी ही नहीं चाहिए। गुनाह किया है, क्राइम किया है तो यू हैव टू पे। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो 17 साल का है तो उन्होंने वो क्राइम किया है, वो बड़े जैसा किया है, उसका सजा होनी ही चाहिए। उम्र का तो सवाल ही नहीं आता है कि 80 साल का बूढ़ा हो या 17 साल का लड़का हो, पर जो उन्होंने किया है वो गलत है। और वो लड़का फिजिकल फिट था, इसलिए उसको इतनी समझ थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और दिल्ली में लगातार रेप होते ही जा रहे। तो ये है मुंबई की युवतियां, और जिनका साफ कहना है कि जो शख्स जो रेप करता है उसकी उम्र बिल्कुल नहीं देखी जानी चाहिए जब सजा की बात आए, क्योंकि अगर वो फिजिकली रेप करने के लिए फिट है और अगर उसे ये पता था कि वो क्या कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसकी उम्र कुछ भी हो, उसे कड़ी से कड़ी जो है वो सजा मिलनी ही चाहिए। कैमरा जितेंद्र सिंह के साथ वैभव कुलकर्णी, मुंबई, न्यूज़ 24। दिल्ली गैंगरेप के छठे मुख्य आरोपी के नाबालिग साबित होने के बाद पूरे देश में अब ये मांग उठने लगी है कि चाहे रेप का आरोपी बालिग हो या नाबालिग, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इस फैसले के खिलाफ लोगों में यानी पूरे देश में गुस्सा है। और इसी गुस्से को जानने के लिए हम लखनऊ के एमिटी कॉलेज में आए हैं, जहां हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस फैसले को लेकर क्या वो सोचती हैं, और क्या जो कहा जा रहा है कि एक नाबालिग अगर कोई रेप करता है तो उसे कानून छूट देता है, इस बारे में वो क्या सोचती हैं, कितना गुस्सा है इनको दिलों में, हम इन्हीं से जानते हैं। आप लोगों को इस फैसले के बारे में जानकारी मिली होगी कि कल जो छठा और मुख्य आरोपी है उसको कोर्ट ने कहा है कि वो जुवेनाइल है, कम से कम उसको सजा होगी, क्योंकि कानून हमारा ऐसा है। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर हम उस आरोपी को उसके जुवेनाइल होने की वजह से सोच रहे हैं कि हम उसे छोड़ दें, उसको 3 साल की कैद होगी, उसके बाद वो छूट जाएगा, तो ये बहुत ही स्टूपिड सी चीज है। आज अगर हम एक इंसान को छोड़ेंगे तो कल को ऐसे 10 और आएंगे। ये चीज एक न्यूट्रल हो और एक स्पेशल आप कोड बनाइए जिसमें इस तरह की केसेस देखे जाए इन रेफरेंस विद द सेंसिटिविटी ऑफ द केस। कि इसकी सजा कोई 10 साल की उम्र कैद नहीं है, इसकी सजा फांसी है। चाहे रेप माइनर करे, चाहे रेप मेजर करे, रेप होता है, उसी सजा सख्त से सख्त और फांसी ही देनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। ये गुस्सा है लखनऊ की लड़कियों का जो एमिटी कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन जब बात इस रेप की आती है, जब बात कानून की आती है, तो ये भी वही सोचते हैं जो देश की बाकी आम जनता सोचती है। लेकिन इनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि सरकार को अब इस बारे में सोचने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से इस आरोपी को छूट मिल रही है कानून से, उससे जनता में गलत मैसेज आएगा और सरकार को सोचने का वक्त आ चुका है। सरकार को ऐसे मामलों में अब कदम उठाना ही चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ विपिन कुमार, न्यूज़ 24, लखनऊ। दिल्ली गैंगरेप शिकार लड़की की मौत को आज 1 महीने हो गए। जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवालात हैं, और बड़ा सवाल ये कि जो इस मामले के गुनहगार हैं क्या उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो छठा आरोपी है इस पूरे मामले का, वो नाबालिग होने की वजह से सख्त सजा से बचता दिख रहा है। ये तस्वीरें जरा पहले आप देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीर है जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, और इनकी मांग यही है कि तमाम गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये घटना एक नजीर बने। फांसी की मांग कर रहे हैं ये तमाम लोग जो यहां पर पहुंचे हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें आपके सामने हैं।
लोगों का गुस्सा आपने देखा, किस तरह से लोग आक्रोशित है वो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कांग्रेस की क्या राय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है देश में। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। इस सरकार ने इन तमाम मामलात को देखने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन जो भी अदालतें फैसला करेंगी जाहिर है कानून के मुताबिक करेंगी, और जज्बात अलहदा हैं, कानून अलहदा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी जज्बात भी हैं, कानून के मुताबिक उन तमाम लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून बनाने की जिम्मेदारी है। बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि इस देश के जो हालात हैं वो कानून इस तरीके का हमें मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोलना चाहूंगी और बड़े खुले तौर पे बोलना चाहूंगी कि कानून के जो लूप होल्स हैं वो ऐसे लोगों को छोड़ने में मदद ज्यादा कर रहे हैं, बाकायदा कि उनको पकड़ा जाए और उनको मरोड़ा जाए। पर ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो ये सारा सिस्टम और ये सब चल रहा है, जो सर्टिफिकेशन है, जो बच्चे का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो सबको पता है कि सब फर्जी बन जाते हैं, वो तो रजिस्टर उसके स्कूल के रिकॉर्ड रजिस्टर से निकाला गया है। तो आप उसका बोन टेस्ट कराइए, उसका ऑसिफिकेशन कराइए, और आप इस चीज से क्यों बचना चाहते हैं? अगर आप जस्टिस देश में लाना चाहते हैं तो उसका ऑसिफिकेशन होना चाहिए, और ये बहुत जस्टिफाइड डिमांड है। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो कहा है कि सर्टिफिकेट, अगर उनका एक लॉ है कि अगर सर्टिफिकेट पेश हो जाते हैं और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो प्रूव करता है कि उसकी एज जुवेनाइल एज आती है, तो उसमें कोई भी ऐसी इंक्वायरी जरूरी नहीं है। इससे मैं बिल्कुल भी मैं इसमें अपना वो देना चाहती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस हाई कोर्ट में जाना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें डिमांड की जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए। और लड़की की इसमें स्टेटमेंट है। आप सबसे बड़ी बात ये देखें, अगर वो लड़की मर गई होती और स्टेटमेंट नहीं होती तो एक अलग बात होती। उस लड़की की स्टेटमेंट है, आज भी न्यूज़पेपर पूरी उससे भरा हुआ है कि अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले जरा एक बात मैं आपको बताऊं। ट्विटर पर मैं देख रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था कि ये जो छठा आरोपी है, इसकी सोच और ये जो हरकत इसने की है उसे देखकर कहीं से लगता नहीं कि ये नाबालिग है। ऐसे में क्या इसे भी फायदा मिले इस कानून का? देखिए, मैं सारी चीजों से सहमत हूं अखिलेश जी, लेकिन जो इस वक्त देश में कानून है, जो इस नाबालिग पर लागू होना है, वो कानून तो हमें मानना पड़ेगा, अदालतों को मानना पड़ेगा। वी आर प्रिजनर्स ऑफ द लॉ, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट। दो बातें मैं यहां कहना चाहता हूं। जैसा अभी कहा कि ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए, तो रूल 12 जो बना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसमें जो एज का डिटर्मिनेशन है उसके लिए 4 ग्राउंड्स उन्होंने रखी हैं हमारे सामने। पहली ये कि जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो हो, वो नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ हो म्युनिसिपल कमेटी का, पंचायत का, वो भी अगर नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है एज का, तब ओसिफिकेशन टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए भेजा जाएगा। और ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट में भी मान लीजिए ये उम्र 18 से 19 आती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 साल लोअर साइड पे कम करके कोर्ट देखेगी, यानी 18 अगर लोअर साइड पे है तो उसे 17 पड़ेगी। जी जी, सही कह रहे हैं। तो कानूनों में ये प्रावधान किए गए हैं, ये रूल बनाए गए हैं। यहाँ पे दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूँ, सेक्शन 4 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मैजिस्ट्रेट्स होंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेंड होंगे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनकी होगी, और अगर नहीं है तो ऐसे मजिस्ट्रेट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मुझे आज भी आपके पास हमारे साथ पूर्णिमा आडवाणी भी जुड़ गई हैं, आप महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्णिमा जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में कानून में किसी तरह का कोई बदलाव हो ताकि जो ये छठा आरोपी है उसे भी सख्त से सख्त सजा मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि 18 साल से कुछ महीने कम है, वो इस कानून का फायदा ना उठाए, जुवेनाइल होने का फायदा ना उठाने पाए? देखिए, ये दो बातें बिल्कुल अलग है। एक तो जहां तक यह गैंगरेप का सवाल है और छठवां जो आरोपी है उसको आज के तारीख पे जो कानून लागू है वही लगेगा। तो आज तो हम जो 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ है उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, और जो कोर्ट का कार्य है उनको केवल कानून जैसा है वैसा वो इंटरप्रेट होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एग्जाम्पल इस केस का देख करके
फ्यूचर के लिए क्या कानून में संशोधन की आवश्यकता है? यहाँ मेरा जवाब है कि जी हाँ, जरूर है। क्योंकि जैसे समाज बदलता गया है, अभी हम देखते गए हैं कि लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट ने भी कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट टू एडल्टहुड इज मच फास्टर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो अगर साइंस की ही गति इस तरह से आगे तीव्र गति से चल रही है और समाज में जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कानून में इसी तरह के संशोधन की आवश्यकता है कि 16 और 18 साल के बीच में अगर किसी नाबालिग बच्चे ने कुछ गुनाह इस तरह से किया और खास तरह के अगर ब्लेटेंट, सीरियस, सिवियर जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, ऐसे तो जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए टू अवॉर्ड हिम सिवियर पनिशमेंट। तब कानून कोर्ट्स के जो हाथ खड़े हो जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून अलाउ नहीं करता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। पूर्णिमा जी, और अक्सर कहा जाता है लॉ हैज टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द सोशल डायनामिक्स। जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है, पूर्णिमा जी कानून के जो जानकार हैं, जी पूर्णिमा जी कानून के जानकार गैंगरेप के नाबालिग को कड़ी सजा दिलाने को पेचीदा मान रहे हैं। सीनियर एडवोकेट है माजिद मेनन, उनका कहना है कि इस मामले में जो सजा दिलवाना है किस कदर मुमकिन हो पाएगा, ये सुनिए जरा पहले वो क्या कह रहे हैं, इस पर फिर हम बात करेंगे। कानून के आगे जज्बात नहीं चलते, कानून के आगे किसी की फीलिंग नहीं चलेगी। कानून ठोस है, कानून अपनी जगह पर है। और चूंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये व्यक्ति, हालांकि ये सबसे ज्यादा गंभीर गुनाह करने वाला साबित हुआ है, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आज देश में इतना चीखो पुकार है और कानून में बदलाव भी लाने की बात होती, जस्टिस वर्मा के रिकमेंडेशन कंसिडर करने के बाद केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अगर किसी किस्म के कानून में बदलाव भी ले आती है तो वो बदलाव लागू तब से होंगे जब वो बदलाव बनेंगे, वो 16 दिसंबर से लागू नहीं किए जा सकते। आज समय आ गया है जबकि पुनः इस बात पर विचार होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो इतना घिनौना अपराध करता है, जो इतना जघन्य अपराध करता है और जो सारे आरोपियों में शायद सबसे ज्यादा एक अमानवीय व्यवहार जिस व्यक्ति ने किया, जघन्य अपराध जिस व्यक्ति ने किया, क्या उसे सिर्फ उस कानून का सहारा लेकर छूटने की अवसर देना चाहिए जो कानून निर्दोष बच्चों के लिए है, जो कानून उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्हें मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, वो आगे जिंदगी भर उसकी सजा ना भुगतें, वो ठीक हो, रिफॉर्म हो उनका। जो इस उद्देश्य से बनाया गया कानून था उसका लाभ उठाकर एक बहुत ही क्रूर जघन्य अपराधी को बचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मनीषा जी, दरअसल कानून के लिए हर किसी के मन में सम्मान है, कानून जाहिर तौर पर सबसे ऊपर है, लेकिन आपके मुताबिक इस घटना में किस चीज की जरूरत थी? देखिए, इसको बहुत बड़े उसमें देखना चाहिए। हमारे यहाँ हर 22 मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है, वो किसी भी उम्र की हो सकती है, 6 महीने की बच्ची से लेके और 60 साल की बूढ़ी औरत तक। आप अगर इस तरह के अपराधियों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो अपराधियों की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वो अपराध करेंगे। वैसे भी अपने यहाँ ये औरतों को दबाने की, उन्हें कुचलने की, उनका बेजा इस्तेमाल करने की आदत है पुरुषों को। जो नया पुरुष है, यानी कि जो बच्चा अब पुरुष बन रहा है, वो ये सब देख रहा है, वो भी ये देख रहा है कि हम क्या बहस कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, कहाँ वो बच रहा है, ऐसा हम क्यों मान ले रहे हैं। यहाँ पर अगर एक अपराधी को ये सजा दी जाएगी तो उसका मैसेज जाएगा और तमाम सारे लोग जो गंदी सोच रखते हैं, जो औरतों और लड़कियों के बारे में इस तरह की बात सोचते हैं, वो डरेंगे। यहाँ बात एक बाल अपराधी को बचाने की नहीं है, यहाँ सोसाइटी को मैसेज देने की है। ये जो लोग अभी सड़कों पर आए हुए हैं, ये उसी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आई हुई लड़कियां, यहाँ आए हुए लड़के, हर एक को ये लगता है कि वो एक सभ्य समाज वाकई में कहलाए। जब हम अभी अभी गणतंत्र की परेड देख रहे थे, आप अपने संविधान को बनाने को लेके इतना रोमांचक और इतना सुंदर प्रदर्शन करते हैं, पर उसमें इतने जो लूप होल्स हैं उन पर शर्मिंदगी भी करिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। राजपथ पर बड़ी संख्या में लोग निकले थे। जस्टिस फखरुद्दीन साहब, मेरे हाथ में एक डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि ज्यादातर जो जुवेनाइल क्राइम है 16 से 18 साल की उम्र में किए गए हैं।
क्या ये आंकड़ा इस तरफ इशारा नहीं करता है कि कानून में कुछ बदलाव हो? अब बहुत जरूरी है, बहुत सख्त जरूरत है। इनफैक्ट बहुत से देशों में 17 वर्ष 16 वर्ष और हमारे यहाँ अब जो हालात और जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे इसके बाद 17 से 18 साल में बहुत है। मैं दूसरी बात है कर रहा हूँ, जज साहब ने रूल्स की बात की। रूल्स आर इन एड ऑफ दैट, दे आर नॉट सब्सटेंटिव। सेकेंड, जब मामला हाईकोर्ट में आएगा तो हाईकोर्ट में ये टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स के बावजूद भी मेडिकल टेस्ट कराया है। तो ये रूल्स जो हैं ये जानने के लिए है, अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट यस दिस सर्टिफिकेट इज 1 2 3, ये जो नियम बने ये एक तकनीकी नियम बना दिए गए जबकि कानून में इनका नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि ये 12(3) में नियम है और ये जैसे वो कहते हैं रूटीन सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाए और उसके बाद 30 दिन पार्लियामेंट में एक धर दिया गया और पास हो गया है। ये रूल्स कहते, ये बात हुई। एक्ट के बारे में बगैर यहाँ के हालात को जाने हुए देश के, ये जितना आप पढ़ेंगे रूल्स और एक्ट में, क्योंकि यूएन कन्वेंशन ये है और हमने उसको 1992 में रेटिफाई किया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा कोई कानून जो है संविधान ये नहीं कहता कि फला जगह किया गया है तो हम वो कानून बनाए। आज जो समाज सचेत रहा है, जो चेत रहा है, ये बड़ा आवश्यक है। सबको चाहिए कि इस पे अध्ययन करें और जो अब कानून बन के आए बच्चे की राय हो। देखिए एक बात आपने और कही कि जेएस वर्मा कमेटी ने अपराधों का ये उन्होंने उसमें भी कहा है, उन्होंने कहा था, मैंने सुना उनको, हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे, एक्स सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये कहा कि वहां इस पर बड़ा डिस्कशन हुआ लेकिन हमने इसकी उम्र रखने का ये किया। भाई ये इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश इस पर विचार नहीं, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिया है लेकिन ये फिगर्स नहीं बुलाए गए। अगर प्रत्येक जिला अदालतों से सीजेएम से कोर्ट से बुलाया जाए तो आपको ये जो आप बात कह रहे हैं इसके परिप्रेक्ष्य में कानून बदलने की आवश्यकता है, नैतिक आवश्यकता है। अरविंद जी जरा मुझे ये बताएं आप, ये बगैर किसी जोश के कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर उनके लिए अलग कानून होना चाहिए, उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन 18 साल की क्यों उम्र हो? ये जो उम्र सीमा है इसको लेकर के आपका कहना है? इससे पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में पिछले 65 सालों से जो बलात्कार के आंकड़े आए हैं, जो बलात्कार के केसेज आए हैं, निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक, कन्विक्शन रेट क्या है? 26%। जब आपने इस देश के जघन्यतम बर्बरतम मामलों में बालिग लोगों को सजाएं नहीं दी, छोटी बच्चियों से बलात्कार और हत्याओं के मामले में फांसी की सजा नहीं दी, नाबालिगों को आप आज इस एक केस की वजह से इस पूरे गुस्से को, पूरे आक्रोश को देखते हुए तमाम चीजें हो रही है। मैं उस सबसे बहुत हैरान परेशान भी हूं। लेकिन इन कानूनों को क्या कीजिए, या तो इन तमाम कानूनों को, चाहे वो विवाह के लिए कानून हो, चाहे वो सहमति के लिए कानून हो, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस के लिए कानून हो, चाहे वो मेजोरिटी के लिए कानून हो, चाहे वो राइट टू वोट के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, बच्चे की एक उम्र कहीं आप तय कर दीजिए। 1890 में मैं आपको बताऊं कि एज ऑफ कंसेंट 11 साल होती थी और फुल मनी 11 साल की थी जब उसका विवाह हुआ और पहली ही रात वो सहवास के दौरान मर गई। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट कमीशन बना, 11 से उम्र बढ़ाकर के 13 की गई, फिर 1925 में 15 की गई, फिर 1918 में 78 में बढ़ाकर के इसको 18 किया। मतलब आज हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि अगर बच्चे उम्र से पहले बालिग हो रहे हैं तो हमें ये उम्र 18 से 16 हर तरह से करनी पड़ेगी, हर कानून में करनी पड़ेगी, इसको पुनर्विचार करना पड़ेगा हमको। क्या किसी को कानून को बदलने के लिए क्या बार बार क्या हमें किसी की बलि देनी जरूरी है? क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो जो लॉ सामने पड़ा है उसको, उस पॉइंट को देखते हुए लीडिंग केस के हिसाब से वो उसके अंदर अपनी जजमेंट दे सकते हैं। और वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ, ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है और उसके हिसाब से सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से वो अपनी समझ से वो उस दौरान वो उस चीज को दे सकते हैं। किसी न किसी चीज को वेट करने की जरूरत नहीं है हमें। तफसील से अपनी बात रखिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। पूर्णिमा आडवाणी भी हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास भी हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।
राहों में साथ जिसका भी मिला उसे हम सफर बना लिया। नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन। घर ले आइए आज ही। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेडिंग बार। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेडिंग बार। किराए का घर है ना, कल हम इसे छोड़ के जा रहे हैं, पर पापा कहते हैं दाई माँ हमारे साथ नहीं चलेगी, क्योंकि यादें घर नहीं। के बाद जो छठा आरोपी बसता नजर आ रहा है, उसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। सुनिए जरा। इस वक्त हम खड़े हुए जयपुर के ज्योतिबा फुले कॉलेज के बाहर, और वहाँ अभी लड़कियों की छुट्टी हुई है। इन लड़कियों से पूछते हैं कि आखिर गुनाह बड़ा है या उम्र, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की उस पीड़िता के साथ हुआ, और जो आरोपी जुवेनाइल है, छोटा बच्चा है, कुछ ही दिनों में छूट जाएगा, कहाँ तक ठीक है ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसने जो भी किया वो गलत था और सही नहीं है। लड़की की तो जान चली गई ना, वो ज्यादा मैटर करता है, तो एज मैटर नहीं करता। उसमें दिमाग था तो उसने किया ना, बच्चा होता तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, वो तो गलत है ये, उससे सजा तो मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो जो किया उसने वो गलत था, तो फिर उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ बच्चा हो या लेकिन उसे समझता था इतना, तो जुर्म के हिसाब से सजा होनी चाहिए। आई थिंक डेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र कम है, इसका मतलब उसने जुर्म तो बहुत ही भयानक किया था, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको एप्रोप्रिएट सजा मिलनी चाहिए। गुनाह बड़ा होता है, उम्र नहीं। अगर उस छोटे बच्चे को मान लिया जाए तो फिर उसका दिमाग इतना शार्प था। लिहाजा यहाँ लड़कियों का यही मानना है कि सजा पूरी मिलनी चाहिए, ताकि एक नजीर बन सके समाज में और छोटे बच्चे भी गुनाह से दूर रहें। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24। दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद पूरे देश में एक आक्रोश की लहर उठी थी, और एक बार फिर वही गुस्सा फिर से लोगों में है, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिग छठे जो आरोपी हैं, जो नाबालिग हैं, उनके सजा का जो ऐलान हुआ है, जिस कदर उनके सजा को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसको लेकर फिर लोग गुस्से में हैं। हम अभी मगध महिला कॉलेज में हैं, जहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। क्या देखती हैं जिस तरीके से उसे दोषी? देखिए, वो कहा जा रहा है कि वो एक माइनर है। पहले तो मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज आया नहीं है कि वो माइनर है। उसको उसके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से कहा जा रहा है कि वो एक माइनर है, और माइनर वाली हरकत तो उसने कुछ की नहीं है कि उसको माइनर समझ के उसको छोड़ दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ? एग्जैक्टली, उसमें होना चाहिए, बिकॉज एवरी माइनर इज जस्ट लाइक नो दे आर माइनर, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ऑब्वियसली कल होके हर एक माइनर खड़ा होगा, और जो उसके मन में आएगा रेप एनीथिंग दे कैन डू, और बस हम लोग माइनर है, दैट्स व्हाई जस्ट लीव अस। ये जो डिसीजन लिया गया ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो माइनर है वी कांट लेट देम गो, ये बिल्कुल सही है। वी नीड टू इम्प्रूव आवर जुरिडिक्शन एंड पनिश देम सीवियरली सो दैट दे डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट। आज के 16 to 18 एज की जो लड़की, उन्हें पता है कि कुछ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। प्लसली उनके एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट को खास करके उन्हें मैनर्स और हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स स्पेशली सिखाना चाहिए, और ताकि आगे की जनरेशन भी सेफ रहे। ये थी पटना मगध महिला कॉलेज के जो लड़के स्टूडेंट्स हैं, जिनका साफ करना है कि कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और जो दोषी है उसे सिर्फ उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि कानून उसके जो जुर्म किया है उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अनुराग के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। पूर्णिमा अडवाणी जी, आप महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस मामले का छठा आरोपी वो शख्स है जिसने न सिर्फ जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है, बल्कि बताया जाता है कि उसी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया कि गैंगरेप की शिकार लड़की की मौत भी हुई है। क्या इस नाबालिग को सिर्फ नाबालिग होने का फायदा मिले? क्या कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए, जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन यही गलती है क्योंकि लोगों को जब पॉलिटिकल विल नहीं होता है तो एडवांस में वो सोचकर कानून में संशोधन नहीं करते हैं। आज जब घटना हो चुकी है उसके बाद में जगना अब बहुत देरी हो गई, क्योंकि कानून यही कहता है कि द लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन द डेट व्हेन द इंसिडेंट हैज अकर्ड। अभी इंसिडेंट ने जब अकर किया है तब उस दिन पे यही कानून था। नाउ वी आर बाउंड बाय इट, वी आर बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ।
ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बहुत दुख होता है कि जब लड़की इस तरह से बिल्कुल मर गई और वो नाबालिग जिसने पूरा मास्टरमाइंड किया है उसको हम आज नाबालिग का ये दर्जा दे रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर इस एक उदाहरण से हम ये सोचे, दो चीजें सोचनी है। एक तो आज के तारीख में संशोधन की जो आवश्यकता है वो होनी चाहिए, और दूसरा अनेक ऐसे कानून हैं जिसमें पॉलिटिकल विल लग ही नहीं रही है सोचने के लिए। अब रेप लॉज में अमेंडमेंट चाहिए। ये अमेंडमेंट कितने वर्षों से हो रहा है? जब से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1990 में, पहली मीटिंग से लेकर पहला विषय यही था बलात्कार के कानून में संशोधन की आवश्यकता। आज दिन तक नहीं हुआ है। वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो बात आप कह रहे हैं, वाकई बहुत चौंकाती है पूर्णिमा जी। ऐसे में दर्शकों से भी हम पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है इस मामले में, खास तौर पर आपको क्या लगता है, क्या ये जो उम्र सीमा है रेप केस में बालिग होने की उम्र सीमा 16 साल कर देनी चाहिए? आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेजिए। N24 लिखकर आगे Y लिखें हाँ के लिए, और ना के लिए N24 लिखकर आगे N लिखें और 560065 पर हमें SMS कर दें। तो दिल्ली गैंगरेप से न सिर्फ पूरा देश आक्रोशित है, बल्कि जिस तरीके से छठे आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिल रहा है, सजा में उसे बहुत ज्यादा रियायत मिल रही है। सोचिए जरा, जून के बाद हो सकता है वो बाहर आ जाए बाल सुधार गृह से भी। ऐसे में तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। के मनन वरिष्ठ वकील हैं, इस बारे में उनसे भी हमने बातचीत की, उनका क्या कहना है पहले सुनिए आप। सजा नहीं है, जहां मिनिमम सेंटेंस लाइफ होनी चाहिए, मैक्सिमम डेथ होनी चाहिए थे, जो तथ्य बता रही हैं इस केस के सर्कमस्टांसेस है, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स आई हैं, एविडेंस आई, रिवील हुई है, ये मेन अक्यूज था। तो इसलिए अभी भी देखते हैं क्या करती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उनके पास अभी ऑप्शन है, अगर लेकिन एक ही चारा है सिर्फ, इसकी एज को किस तरह मेजॉरिटी में लाया जाए, वो 18 साल का कैसे हो, उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस तरह की एविडेंस और इकट्ठी कर सकती है। इसमें स्कूल सर्टिफिकेट है, तो बोनी एज के ऊपर स्कूल सर्टिफिकेट भारी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा स्कूल सर्टिफिकेट, जब बच्चा वो एडमिट कराया गया स्कूल में, तो कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर कराया, उसकी भी तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो इन्होंने अभी तक करी नहीं है। जो सबसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ के मनन कह रहे हैं। अनुजा, क्या आपको लगता है कि इस मामले में इन दो बातों की बहुत ज्यादा जरूरत है? एक तो बोन टेस्ट और दूसरा सर्टिफिकेट, जिस आधार पर वहां पर एज प्रूफ किया गया, उसकी भी जांच हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी था, क्योंकि हम जैसे अब हमारा आज का टाइम है जहाँ पे डीएनए टेस्टिंग वगैरह, जहाँ पे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं इन कामों के लिए, तो उसको क्यों नहीं यूज किया गया? अगर आप सिर्फ एक कागजी पर करते हैं, सर कितने बच्चे हैं आप देखिए, कितने दुनिया में लोग बैठे आज कुर्सियों पे बैठे, डिग्री फार्जी बना के बैठे हैं, तो ये तो छोटा मोटा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों कोर्ट ने इसको मान के रखा हुआ है? मैं हैरान हूं इस बात से। when it has a power to see everything on the spot, वो क्यों मान रही है इसको? वो इसको ले सकती है, उसको देख सकती है, इसको चेक में लेकर जा सकती है, और बोन डेंसिटी चेकअप करवाते हुए, ये तो सीधा, ये तो दूध और पानी का केस है, ये तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, हमें भी शांति मिल जाएगी कि हाँ ये बोन डेंसिटी है, सामने आंकड़ा लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, हम चुप हो जाएंगे वहां पर। मतलब आप कानून को नहीं माने। अरविंद जी, हम आपके पास आएंगे। मनीषा। अखिलेश जी, देखिए आपको भी ध्यान होगा, जो गांव और छोटी जगहों पर अभी भी हमारे यहाँ जब स्कूल में एडमिशन कराने माँ बाप जाते हैं तो उनको डेट ऑफ बर्थ खुद नहीं पता होती है। वो कहते हैं मास्टर जी आप कुछ लिख लो। ऐसे बहुत सारे वाकये हैं। अभी जो सेना अध्यक्ष अपने रिटायर हुए हैं, उनका मामला जो इतना चर्चा में रहा था, उसमें 1 साल का ऐसा अपने यहाँ होता है। अपने अभी प्रैक्टिस में नहीं है कि आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, आप अपनी मर्जी से लिखवा देते हैं। और जैसा कि अपने यहाँ माँ बाप को आदत होती है कि वो 1-2 साल कम ही करके अपने बच्चे की उम्र बताते हैं। अगर वो 5 साल का है तो 4 साल बताएंगे, 4 साल का है तो 3 साल का बताएंगे। हमें इन सामाजिक चीजों का ध्यान रखना होगा। और वो बच्चा किसी मेट्रो से नहीं आता है, किसी बहुत पढ़ी लिखी जगह से नहीं आता है। हमने ये देखा है और ये पता चला है, मीडिया में लगातार आया है कि वो गाँव से आया था और बहुत ही आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं वो लोग। मानी सी बात है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। सर्टिफिकेट मास्टर जी ने जो कह दिया वो हम नहीं मान सकते हैं। और जब वो इतना बड़ा अपराध कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड लेकर आए। वो कहाँ से लाएंगे, वो खोजा जाए। कुछ कहना मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट्स तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। आज के जितने न्यूज़पेपर से आप उठा के देखिए, उसमें एक रजिस्टर में उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो आप रजिस्टर में लिखे हुए डेट ऑफ बर्थ को कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस शुड बी कंसिडर्ड। हम क्यों इस चीज के ऊपर इसको छोड़ देना चाहते हैं? क्यों हम समाज को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिसमें कल 16 साल का लड़का उठे और कुछ भी करे? और ऐसे कई लोग इस टाइम परप रहे होंगे, ऐसे कई लोग मीडिया के सामने बैठे होंगे, क्योंकि देखिए जनता जाग चुकी है, लोग मीडिया चैनल देख रहे हैं, लोग आपके मैसेजेस को समझ रहे हैं। जहां 1% लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो आप मानिए कि 20% लोग जो है टीवी देख रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जहां पर 16-17 साल का लड़का कुछ भी करे और उसके दिमाग में है कि मुझे, अगर वो अभी नहीं भी करना चाहता तो इसको देखने के बाद करेगा? और मैं आपको बिल्कुल बहुत क्लियरली इस बात को बताना चाहती हूँ कि उसका बोन डेंसिटी टेस्ट होना चाहिए, उसके सिबलिंग्स के एज का सर्टिफिकेशन का चेक होना चाहिए, उसके सारे वो चेक्स होने चाहिए जिनसे इन सर्टिफिकेट्स को फर्जी साबित किया जाए, अगर वो है तो। जस्टिस फखरुद्दीन, आपसे समझना चाहूंगा अदालत के पास क्या विकल्प हैं, क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि अदालतों ने बहुत अच्छे फैसले दिए हैं और वो तमाम फैसले नजीर भी साबित हुए हैं आगे। जी, अभी जो उच्च न्यायालय में मामला आएगा और अपील न्यायालय में, तो उस पर सब पहलू पर गौर किया जाएगा और लोगों की शंकाएं हैं, इस शंकाओं का निवारण पूरी तरह से पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। और पूरा न्यायालय को यह अधिकार है कि जिस प्रकार की जांच चाहे करा ले। देखिए, ऐसे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की नजीर में मेरे पास में लाया हूं। अभी 15 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने इंक्वायरी की, बोर्ड से इंक्वायरी हो गई, सब जगह आया, मेडिकल टेस्ट भी हो गया, पर उनका नहीं, इसको ओरिजिनल लाके देखा जाए और ये एक्चुअल जाके पता लगाया जाए। तो प्रश्न ये है कि न्यायालय के संतुष्ट की बात है। एक ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये बोर्ड का फैसला है अभी जो आया है, उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है, बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जिस तरह से पूरा इंटरनेशनल लोगों की, इसमें सिर्फ देश की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो पूरी छानबीन के साथ इसका ये अध्ययन करें। दूसरी बात जो आप महत्वपूर्ण कर रहे हैं, देखिए इसने हमको ये अवसर दे दिया है, हमको ये अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है कि हम अब इन बातों पर गौर करें और इसकी जो आयु है वो 18 से घटाकर विचार करें और इस पे जो बहस छिड़ी जाए। बहुत अच्छा किया जा रहा है, पटना जा रहा है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जे शर्मा कमेटी की हर भाषा में रिपोर्ट, इसके ट्रांसलेशन हो, लोगों को भेजा जाए, लोगों की राय मांगी जाए। और एमपीज को भी अब तक 6 दिन 7 दिन तो हो गए हैं, जब उन्होंने 29 दिन में रिपोर्ट दे दी तो सरकार को जनता 30 दिन से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बहाना हो तो इनको सचेत होना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट को सचेत होना चाहिए और इस केस की समीक्षा जो है बहुत अच्छे ढंग से इनको करना पड़ेगी, जब ही जाके लोगों में कानून के प्रति विश्वास जागृत होगा। और ये बहुत जरूरी है। पूर्णिमा आडवाणी जी, क्या आपको लगता है रेप जैसे घृणित कानून के संदर्भ में, अगर हम अपराध के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, कानून अगर कमजोर दिखता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पॉलिटिकल विल को आप कटघरे में खड़ा करती हैं? जी, मैं इसमें सभी के जिम्मेवारी कहती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और ये मैंने देखा है जहां तक महिला संबंधित विषय है, सभी में बहुत ही कमजोर पॉलिटिकल विल रहा है। एक उदाहरण आप देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके अनेक रिपोर्ट्स गई हैं सरकार के पास। रेप संबंधित पूरे देश भर में 18 प्रदेशों में लोगों को साथ में लेकर के रिपोर्ट बनी थी, उसमें अमेंडमेंट्स थे, उन पे कुछ नहीं सरकार ने किया है आज तक। और आज कमिटियां बन रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर आयोगों का गठन सरकार क्यों कर रही है? दूसरा, महाराष्ट्र में देखिए 3 वर्ष बीत गए हैं, कोई आयोग में एक न सदस्य है न कोई अध्यक्ष है। तो ये एक उदाहरण है कि पॉलिटिकल विल महिला संबंधित विषयों में ना के बराबर है। बस जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें 1-2 वाक्य आ जाते हैं, उसमें प्रॉमिसेस होते हैं, 5 साल बीतते हैं, दूसरा इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नजदीक कुछ गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस निकलेंगे जिसमें से लोगों की उम्मीद बढ़ेगी कि नहीं कुछ हो सकता है। लेकिन जहां पे ठोस बातों की बात है, अब आप देखिए 33% वहीं पे लड़खड़ा गया है। कई बार हमने कहा था, जब मैं अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, तभी सभी वुमेन एमपीज की मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी, और सभी ने रेजोल्यूशन साइन करके दिया था
कि वोटिंग बाय हैंड होना चाहिए, आज दिन तक नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों है? ये बड़ा सवाल है ना पूरे देश के सामने। अनेक उदाहरण। जी पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। इस बारे में हमने पूर्व चीफ जस्टिस वीएन खरे साहब से भी बातचीत की। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां पर पहुंचे। क्या कहना है रिटायर्ड जस्टिस वीएन खरे का, सुनिए सर आप। हमारे साथ पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। सर, नाबालिग है जो छठा आरोपी, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है कि उसको और सजा दी जाए, क्योंकि पूरा देश फांसी की मांग कर रहा है? नहीं, ये गलत है कि अगर वो नाबालिग है तो उसको सजा है जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाएगा और उसकी 3 साल की सजा होगी। यो इसका पर्पज ये है, एम ये है कि उसको उसका रिफॉर्मेशन हो जाए। मान लीजिए आप उसको 16 बरस से 20 साल की सजा दे दें, आज वो 18 बरस का है, तो जो 34-35 का जब होगा तो उसका रिफॉर्मेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ना हमारे यहाँ कोई रिफॉर्मेटरी इतना अच्छा प्रोविजन है कि उसको रिफॉर्म कर सकें। तो ये बहुत उचित होगा कि अगर डेट ऑफ ऑफेंस में अगर वो नाबालिग है तो वो जुवेनाइल ट्रीट किया जाए। अगर वो 18 बरस से नीचे है तो वो जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा और जुवेनाइल कोर्ट उसको जो सजा 3 साल की सजा है और वो रिफॉर्मेटरी वे में उसको रखा जाएगा, इसलिए कि अच्छा आगे चलकर इंसान बन सके। देखिए, उस लड़के के साथ जो हैवानियत हुई थी, इसमें सबसे अहम भूमिका इस लड़के ने निभाई। तो अब किस तरीके से, क्योंकि देखिए जो सर्टिफिकेट था उसको जुवेनाइल कोर्ट ने सही माना, क्या बोन टेस्ट भी एक आखिरी प्रक्रिया है? और क्या जो पुलिस है या अदालत जो पुलिस है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? देखिए, जाने को उस प्रक्रिया में तो अपील हो सकती है, आगे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानून भी तो देखना है ना। कानून जब ये कहता है कि 18 वर्ष का अगर बालिग नहीं हुआ है तो जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा और जो सजा उसको जुवेनाइल कोर्ट को लॉ में प्रोवाइडेड है वही दिया जाएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, कानून के विपरीत कोई नहीं जा सकता। जब ये कानून कहता है कि अगर वो नाबालिग है तो जो नाबालिग के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए वही लॉ में जो प्रोवाइडेड है वही करना पड़ेगा। उसने अपनी हैवानियत दिखाई, क्या आपको लगता है कानून में बदलाव की जरूरत है? हम लोग इस वक्त आक्रोश में हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशन, सेंटिमेंट्स और चाइल्ड साइकोलॉजी की भी को ध्यान में रख करके ये बात करना पड़ेगा। उसी अनुजा जी, आप सुन रही थी क्या कहना था पूर्व चीफ जस्टिस का, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, इस शख्स के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं जिसकी उम्र करीब 17.5 साल है, इसमें कितना सुधार आ सकता है? बाल सुधार गृह से अगर भेज भी दें तो जिस तरह की इसकी मानसिकता देखने को मिली और जिस तरह का घृणित अपराध इसने किया है, सबसे पहले तो इस वक्त उसके लिए जैकपॉट है। आप देखिए कि वो भी तो समझ रहा है कि इस वक्त उसके लिए जैकपॉट ये है कि बाकी सबको जो सजा मिलेगी उससे बहुत कम सजा इसको मिलेगी और उसको जहां तक लग रहा है कि शायद वो 6 महीने में बाहर आ जाएगा। हमारे में जो हम लोग इस वक्त रिफॉर्मेटिव थ्योरी लेकर बैठे हुए हैं, जहां पे हम उनको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म कहां होता है? रिफॉर्म होता है एक बच्चे को, या जिसको हम बच्चा कहते हैं, उस बच्चे के दिमाग में ये डाला जाता है कि हां आपको इस तरीके का काम नहीं करना है। हमारे साइकोलॉजी में एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ये चीज आती है जहां पे हमें उस बच्चे को पनिशमेंट देकर ये बात समझाई जाती है। रिफॉर्मेटिव में आप एक बारी जरा जाके देखिए कि जहां पर उस जुवेनाइल को रखा जाएगा वो वहां पर क्या रिफॉर्म आएगा, क्या इस वक्त उसका दिमाग जो चल रहा है, जो उसने इस वक्त कांड किया है, जो उसने जिस तरीके का अंजाम दिया है, क्या उसका दिमाग रिफॉर्म हो सकता है? ये हाँ, उसको अगर आप एक डिटेरेंट एग्जाम्पल दें, उसके साथ अगर आप कुछ इस तरीके का काम दें, उसको इस तरीके की पनिशमेंट दें, तो ये समझ सकता है कि हाँ मेरे साथ जो किया। हम अपने घरों में बच्चों को मारते हैं जब बच्चे ने कोई गलत बात करता है। हमारे घर में रिफॉर्मेशन है, आपको हर एक अपने घर में रिफॉर्मेशन हम मांगते हैं, तो क्या वो रिफॉर्मेशन वहां पर है? वहां रिफॉर्मेशन नहीं है। और इसलिए हम वी आर आस्किंग कि रिफॉर्मेशन, या तो आप अगर रिफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो रिफॉर्म दीजिए उसे, ताकि वो 24 साल के बाद, और मुझे दिखा दीजिएगा कि वो लड़का जो है 24 साल के बाद रिफॉर्म होकर आएगा। अरविंद जैन जी, आप तो महिला अधिकारों के बहुत ही ज्यादा पैरोकार रहे हैं, तमाम किताबें आपने लिखी हैं, कई काम इस तरह के आपने किए हैं, लेकिन जो घटना इस तरह से देखने को मिल रही, मेरे पास एक आंकड़ा भी है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, इसके मुताबिक करीब 188% का उछाल देखने को मिल रहा है जो रेप के मामले जुवेनाइल ने किए हैं उसमें। ऐसे में महिला अधिकार पर तो जाहिर तौर पर आप जुवेनाइल भी चोट कर रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? मैं आपकी तमाम चीजों से सहमत हूं
कि जुवेनाइल्स का ऑफेंस भी बढ़ रहा है, 16 से 18 के बीच भी ऑफेंस बढ़ रहा है, लेकिन जो टोटल क्राइम फिगर है उसका ये प्रतिशत सिर्फ 1.5%। अच्छा। बाकी केसेस में बालिग लोगों के साथ आपने क्या किया, बालिग लोगों के साथ इस पूरी न्याय व्यवस्था में कितनी सजाएं हुई, उसको हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मतलब आप बालिगों को तो छोड़ के जाएंगे और एक हाँ। नाबालिग को लेकर के उसे फांसी दे देंगे हम, और उससे हम केस सेटअप करना चाहेंगे और दूसरे लोगों को सबक सिखाना चाहेंगे। मतलब क्या इस देश में बच्चों को सुधारने की या बच्चों को ट्रीट करने की, प्रोटेक्ट करने की तमाम आशाएं, तमाम संभावनाएं खत्म हो गई है? या जो समाज हमने इस समाज के लिए बनाया है, इस युवा पीढ़ी के लिए बनाया है, इन बच्चों के लिए बनाया है, छोटे पर्दे से लेकर के बड़े पर्दे तक, जिस किस्म से हिंसा और यौन हिंसा और पोर्नोग्राफिक मटेरियल मनो टनो आपने बाजार में उड़ेल दिया है, क्या उस पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने में आपकी बड़ी भूमिका इस समाज की नहीं है? आप उस तरह तो सोचना नहीं चाहते हैं। इशारा कर रहे हैं अरविंद जी, सवाल यह है कि कहीं इस मामले में ऐसा ना हो कि जो नाबालिगों के अधिकार है उन्हें जो सुधरने का मौका दिया जाता है उस पर कहीं हमला तो नहीं कर रहे हैं भावुक होकर हम? लेकिन आप कोई ना कोई तो उसको किसी न किसी तरह ये तो जताएंगे ना कि उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। अगर आप उसे 6 महीने बाद या जैसे कि फखरुद्दीन जी कह रहे हैं 3 साल की मैक्सिमम सजा देते हैं, जैसा कि खरे साहब ने अभी कहा कि आप उसे अच्छा नागरिक बनने का चांस देंगे, मतलब ये तो टू मच नहीं हो गया? इस हिसाब से तो कसाब को भी आपको अच्छा नागरिक बनने का चांस देना चाहिए था, क्योंकि वो भी कह रहा था कि उससे गलती हुई और उसे फुसलाया गया। और कोई भी अपराधी कहीं न कहीं गलत रास्ते पर धीरे से जाता है, वो अचानक नहीं जाता है। जो भी इसने क्राइम किया इसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि क्या ये बच्चा जो अपने आप को बच्चा कह रहा है ये कब से सेक्सुअली एक्टिव था, क्या इस तरह के ऑफेंस इसने पहले किए हैं? क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी कि आपको नहीं पता कि वो इस तरह के अपराध कब से कर रहा था। लड़कियों के पास जाना या सेक्स को हायर करना ये भी उसी श्रेणी में आता है। और चूंकि ये इतना बड़ा मामला हो गया और 6 लोगों ने मिलकर किया, तो आज सबसे बड़ा सवाल में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिल्ली गैंग रेप का जो छठा आरोपी है वो छूट जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाबालिग है, जबकि उसने सबसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि उसी ने ऐसी घटना की थी जिस वजह से गैंग रेप की शिकार लड़की की मौत हुई। तो क्या नाबालिग जो शख्स है उसकी उम्र सीमा को अब कम करने का वक्त आ गया है? इसी मसले पर आप तमाम लोगों की राय लेना चाहूंगा, चूंकि वक्त कम है, इसलिए जस्टिस फखरुद्दीन साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। जो डेटाज आ रहे हैं और जिस तरह से अपराध 17 और 18-20 वर्ष की आयु में ये हो रहे हैं, और ये हुआ बहुत से हैं, आपने डेटाज पढ़े, करीब करीब 188% बढ़े और सबसे ज्यादा इसी में हो रहे हैं। तो समय आ गया है कि हम इसको करें और इस पर पूरा विचार करना चाहिए और रूल्स की भी समीक्षा होनी चाहिए। ये जो रूल्स की समीक्षा, एक्ट की समीक्षा। मनीषा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा उसको अपराधी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्या वो इस तरह के कुकर्म पहले भी करता रहा है, क्या वो सेक्सुअली हैबिचुअल है, ये जांच करनी चाहिए। आप लड़कियों की तो 2 अंगुल और 4 अंगुल करते हैं जांच, पर उस पुरुष की भी तो करिए ना जो पूर्ण पुरुष वाला काम कर रहा है, पर आप उसे बच्चा मान रहे हैं जी। ऐसा मैं मानती हूँ। अरविंद जान साहब, देखिए मेरा बहुत साफ तौर पे मानना है कि तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर के चुप हैं और ये चुप्पी की जो षड्यंत्र है ये जब तक नहीं टूटेगा, कानून व्यवस्था में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक कानून में, कानून की भाषा में, कानून की परिभाषा में, उसके एग्जीक्यूशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, तब तक औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, हत्या, आत्महत्या के आंकड़े नहीं घटेंगे। और ये सवाल सिर्फ एक नाबालिग को फांसी की सजा देने का नहीं है, इस देश के तमाम उन दहेज हत्यारों को भी फांसी देने का है, उन तमाम छोटी बच्चियों से बलात्कारी और हत्या करने वालों को भी फांसी की देने का सजा है, सजा का सवाल है। सवाल ये भी है कि राजनीतिक सरकार कब सत्ता के उसमें आकर के साधन संपन्न लोगों की तो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है और जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको फांसी की सजा हो जाती है, चाहे वो धनंजय चटर्जी हो, चाहे वो जुम्मन खान हो, चाहे वो कोई और लोग। अनुजा कपूर, मैं यही चाहूंगी और रिक्वेस्ट है मेरी सुप्रीम कोर्ट से, इस वक्त का जो ये लीडिंग केस सामने आ रहा है इसको एज ए लीडिंग केस लेते हुए इसको उस
उस अंजाम तक लेकर जाएं जहां पर हमारी जो युवा पीढ़ी इस चीज को देख रही है वो इस चीज को समझे और इस चीज का डिटेरेंट ले और ये समझे कि हां इस तरीके से रेप जो कमिट किया गया है वो गलत है। उनको पनिशमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी जाए, उन्हें पनिशमेंट दी जाए। अगर डेथ पेनल्टी है तो वो, नहीं तो अगर आप रिफॉर्म में भी रखते हैं तो मैं चाहती हूं जिस नाम को आप रिफॉर्म शब्द दे रहे हैं इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से उस बच्चे में रिफॉर्म दे। और बच्चे का मतलब, मेरे लिए बच्चे का मतलब है टेस्टोस्टेरॉन। जब उससे, उस प्यूबर्टी एज से नीचे के बच्चों को बच्चा कहा जाता है, जब उसमें प्यूबर्टी आ जाती है तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता। ये आंकड़े और ये जो एज डिटेरेंट है ये हम लोगों का काम है। अगर ये पहले लॉ चेंज हुआ था तो ये लॉ आज भी चेंज हो सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना ही कहती हूं, एक बारी दोबारा इस चीज को दोबारा से देखें, प्लीज बोन डेंसिटी को करवाएं, हमारी जबान पे ताला लगवाएं, हमें भी पता चले कि असलियत कहां है। चलिए टीना जी, अगर इस बच्चे को छोड़ दिया जाता है जिसको आप बच्चा कह रहे हैं तो ये समाज में इससे ज्यादा क्राइम करेगा। इसकी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि लॉ से हमें जो उम्मीदें हैं वो अभी हो नहीं रहा है। और मैं इसमें एक दूसरी चीज कहना चाहती हूँ कि देयर इज एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर लेटेस्ट हैव सीन, उसमें नो कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर विमेन, जहां पर इंडिया में औरतों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आदमियों से ज्यादा है, पर औरतों के लिए जो लॉ है वो इतने हल्के क्यों हैं? मैं इसको हल्का शब्द में बोलना चाहूंगी कि इतने हल्के क्यों हैं कि एक आदमी रेप करता है, 3 बार रेप करता है और उसके बाद उसका रॉड इंसर्शन वही आदमी करता है, उसको बस से भी वही फेंकता है, इनफैक्ट वो इनवाइट भी वही करता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ एज ना देखकर उसके क्राइम के हिसाब से उसके साथ डील करना चाहिए और ये एक मैसेज समाज में जाना चाहिए। और हम अगले लॉ के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, हम अगले केस के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? और मैं आपको ये भी एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी बहुत संक्षेप में कि पॉलिटिकल विल कहां से आती है? पॉलिटिकल विल एजुकेशन से आती है। अगर पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों इस केस को इतना ढीलेपन में छोड़ना चाहते हैं? वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और अपने दर्शकों को ये जरूर हम बता दें कि आज रात 8:26 पर इसी मसले पर आप हमारा खास कार्यक्रम देखेंगे कि उम्र के आगे क्या कानून बेबस है।